अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में उसके फाउंडेशन के बारे में पढ़ा एंड देन द प्रिंसिपल फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और उसमें डी ब्रॉगली वेव थ्योरी और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के बारे में स्टडी किया। एंड देन हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स पर आए, जो रिगरस मैथमेटिक्स डेवलपमेंट है जो उसका क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके बारे में पढ़ा। एंड वी गॉट 5 पॉस्टुलेट्स। ठीक, फर्स्ट पॉस्टुलेट था वेव फंक्शन का, सेकंड था ऑपरेटर का, कि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो वेव फंक्शन से कैसे एक्सट्रैक्ट की जाए, ठीक है, उसके लिए ऑपरेटर है। देन आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में बात की, ठीक है। ऑपरेटर एक टूल है जिससे वेव फंक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकाली जा सकती है, और कैसे निकालेंगे वो बाहर, उसके लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। एंड देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू मींस एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू, एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पढ़ा। एंड देन हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ा। We got two forms of Schrodinger equation, one time dependent and one time independent, और टाइम डिपेंडेंट फॉर्म से टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म कैसे फाइंड करें उसके बारे में भी देखा, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। एंड देन वी डिस्कस्ड वन एप्लीकेशन ऑफ Schrodinger equation और क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दैट वाज पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, उसके बारे में बात की, ठीक है। और उसके लिए हमने वेव फंक्शन फाइंड किया था। एंड दैट वेव फंक्शन वाज, कौन बताएगा वेव फंक्शन क्या था? साई एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय l, l इज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ n पाई x बाय l, ठीक है। x इज एनी पोजीशन इनसाइड दैट बॉक्स, ठीक है। ये वेव फंक्शन है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसी में से बाहर निकालो। तो चलो हम देखते हैं आगे। तो एक प्रॉब्लम पर मैंने छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर को, एंड दैट वाज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन दैट बॉक्स, इन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विथ L between 0.4 L and 0.5 L, मींस जो सेंटर है 0.5 L उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, वहां से स्टार्ट करके सेंटर तक पार्टिकल होगा या नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पता था कि वेव फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट वेव फंक्शन इज दिस साई एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय l अंडर रूट ऑफ 2 बाय l साइन ऑफ n पाई x बाय l। और प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास एक तरीका था साई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम बिटवीन दैट लिमिट, ये लिमिट है तो ये लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है, सिंपली। तो जैसे साई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मीन्स इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। मॉड ऑफ स्क्वायर का मतलब है साई स्टार इंटू साई, लेकिन यहाँ साई स्टार और साई दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि आयोटा तो है नहीं, ठीक है। तो सिंपली इसका स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। तो स्क्वायर किया तो ये दिस इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज दीज आर द लिमिट। साइन स्क्वायर को साइन 2 थीटा के फॉर्म में या कॉस 2 थीटा के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्म। और जब इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट दिस थिंग, और लिमिट का यूज करके वी गेट दिस थिंग, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, तो देखना कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी इज 0.1 प्लस दिस होल थिंग, जिसमें n इज द ऑर्डर ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, n इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 3 4 फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 पुट करें, देन वी गॉट अ प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू 0.193 मींस 19%। तो अगर वो पार्टिकल अपनी ग्राउंड स्टेट में है देन दिस इज द प्रोबेबिलिटी 19% प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? अगर वेव फंक्शन को हम शो करें यहाँ पर, तो दिस इज द वेव फंक्शन, और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, और सेंटर है ये, और 0.4 होगा यहाँ कहीं, तो दिस एरिया इज 0.193, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और अगर ऐसे ही n इक्वल टू 2, ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते 0.5 से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया निकालते, तो डेफिनेटली इससे तो कम ही आता। तो अगर n इक्वल टू 2 पुट कर दें, वी विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी 15%, डेफिनेटली दिस इज लेस। उसके बाद n इक्वल टू 3 पर भी फाइंड कर सकते हैं, n इक्वल टू 4 पर भी फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, डिपेंड करता है वो पार्टिकल उस इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में। ओके, तो ये बात की हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल। अब अगर हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें कि एवरेज इन वो पार्टिकल कहाँ होगा, ठीक है, किसी भी टाइम पे देखा और सारी सारी पोजीशंस का अगर एवरेज लें तो इन एवरेज वो पार्टिकल कहाँ दिखेगा, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसके लिए। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हमें वही एक तो हमें ऑपरेटर चाहिए होता है पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑपरेटर दैट इज सिंपली एक्स, एंड वी विल नीड वेव फंक्शन, दिस इज द वेव फंक्शन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है ये, किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज दिस। तो यहाँ पर ऑपरेटर है एक्स कैप, तो एक्स कैप यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स कैप का मतलब होगा सिंपली यहाँ पे एक्स पुट कर देना, और साई आर द सेम थिंग, साई स्टार भी यही है, साई भी यही, ठीक है। तो बस मैथमेटिक्स लगाते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल, 0 टू एल रखा है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था, जिसमें से माइनस इन्फाइनाइट टू 0 के लिए साई है नहीं तो वो वेनिश कर जाएगा, और एल के आगे एल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वहां पर भी साई की वैल्यू 0 है तो वो भी वेनिश कर जाएगा। तो दीज आर द लिमिट्स इन दिस केस, ठीक है। तो जब इसे पुट करते हैं देन वी गेट L/2 सिंपली, n की वैल्यू कुछ भी हो, irrespective of the value of n we get the same value of expectation value of the position। इसका मतलब कोई किसी भी स्टेट में हो, एवरेज वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज L/2, ठीक है। तो ये बात हुई। अगेन अगर हम पार्टिकल के मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो मोमेंटम कैसे फाइंड किया जाए, मोमेंटम ऑपरेटर लें और उसे वेव फंक्शन पर ऑपरेट करा दें। अच्छा, ये पिछली वाली बात क्लियर है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन सिंपली जो भी वेव फंक्शन हो वहाँ पे ऑपरेट करा दें। अगर मोमेंटम की एवरेज वैल्यू चाहिए तो मोमेंटम यहाँ पे रख सकते हैं, मोमेंटम का ऑपरेटर रख सकते हैं, एनर्जी के चाहिए तो एनर्जी रख सकते हैं, यहाँ पोजीशन था पोजीशन रख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए वी नीड वेव फंक्शन, वी नीड एन ऑपरेटर, और ऑपरेटर को सिंपली ऑपरेट करा दें इसमें, ठीक। मोमेंटम को ऑपरेट कराया, और ये क्या क्या देखा था हमने, ये तो सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट में हमने देखा था कि हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये वेव फंक्शन इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो, और आइगन फंक्शन का मतलब है कि ऑपरेटर को जब ऑपरेट कराएं इस वेव फंक्शन पर तो ये ऑपरेटर उसमें से कुछ नंबर बाहर निकाल के जो वेव फंक्शन है उसे वैसा के वैसा ही छोड़ दे, एज इट इज, चेंज ना करे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑपरेट ये मोमेंटम ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स है, साइन में जब ऑपरेट करेगा तो ये कॉस में चेंज कर देगा, इसका मतलब वेव फंक्शन को इसने चेंज कर दिया। एंड वी कैन नॉट से दैट पी कैप operated on wave function psi will give you some number times that same psi, same thing, it will not give you। इसका मतलब this wave function is not an eigen function of this operator। इसका मतलब हम मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सिंपल इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, तो उसके लिए एक काम करते हैं, चलो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मोमेंटम किसी पर्टिकुलर टाइम या पोजीशन पर हमें मालूम नहीं कर पाएंगे फिलहाल, ठीक है, लेकिन चलो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करते हैं। हालांकि हमारे पास एक तरीका है, हमने तब ये बात की थी कि अगर कोई वेव फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है तो हमेशा हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिससे कि उसे आइगन फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड इट इज पॉसिबल फॉर एवरी वेव फंक्शन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर ये वेव फंक्शन इसका आइगन फंक्शन नहीं है तो चलो इसका पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में इस आइगन फंक्शन होने की कोई जरूरत नहीं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैसे मालूम करें, उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, एक वेव फंक्शन है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये है, सिंपली इसे यहाँ पे पुट किया और सॉल्व कर लिया मैथमेटिक्स को। तो दिस इज द मैथमेटिक्स। जब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन है ही, और 2/l का अंडर रूट बाहर आ जाएगा दोनों ही केसेस में, देन विल गेट दिस थिंग, और साइन इंटू कॉस, इसे कॉस साइन 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं और उसका इंटीग्रल 0 होता है। इसका मतलब मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है, एवरेज वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज 0। और इससे पहले हमने बात ये की थी कि पार्टिकल्स रेस्ट में तो है ही नहीं,
और मोमेंटम जीरो होने का मतलब पार्टिकल इज इन रेस्ट। ठीक, तो इसे अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। तो इज दैट क्लियर? ये मैथमेटिक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, आइगन फंक्शन देखना। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक, चलो बहुत अच्छा। तो नोट करते रहा करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि या तो तुम्हें क्लियर नहीं है या फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, अच्छा चलो। तो ओके सर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम हमने फाइंड की, वो जीरो आई, और उससे थोड़ा क्लियरिटी नहीं थी कि पार्टिकल रेस्ट में कैसे हो सकता है, हालांकि दिस इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं एवरेज वैल्यू। इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालने का और भी तरीका था, क्योंकि एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू के लिए अलग अलग टाइम पर मोमेंटम निकालें और सबको उनका एवरेज ले लें, ये क्लासिकल तरीका है। और अलग अलग टाइम का मतलब जब पार्टिकल किसी एक वाल से टकरा के दूसरी तरफ जा रहा हो, और अगेन जब दूसरी वाली वाल से टकरा कर पहली वाली वाल की ओर आ रहा हो, मीन दोनों टाइम पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो। तो उसके तरीका है एनर्जी के फॉर्म में। तो ई एन हमें पता था, अभी हमने निकाला था पार्टिकुलर बॉक्स के लिए एनर्जी। ठीक है, एन स्क्वायर के टर्म। अगेन इस एनर्जी को के के टर्म, पी के टर्म में भी निकाला जा सकता है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो था वहां पे, तो पोटेंशियल इज जीरो मींस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और इसकी हेल्प से मोमेंटम निकाला जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2m e। ठीक, सो दिस इज मोमेंटम, और अंडर रूट ऑफ 2m e मीन्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2m। तो ये दो तरह के आए। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू ई एन यहाँ से पुट की जा सकती है, और अगर ये वैल्यू एनर्जी की पुट करते हैं विल गेट प्लस माइनस एन पाई एच बार बाय एल। ठीक है, एन के अकॉर्डिंग। सो देर आर टू साइन, प्लस एंड माइनस। प्लस तब जब ये पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रहा है, और माइनस तब जब वो पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और डेफिनेटली दोनों की वैल्यू सेम है, तो एवरेज तो जीरो ही होगा। तो इसका मतलब हमने पहले जो निकाला वो ठीक है, उसका उससे इंफॉर्मेशन ये मिली कि पार्टिकल दोनों ही डायरेक्शंस में है, और एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम तो जीरो ही रहेगा। बट अगेन ये तरीका तो जो था मोमेंटम निकालने का, ये तो क्लासिकल तरीका था, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m का। ठीक, क्या वेव फंक्शन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं? तो उसके लिए वेव फंक्शन हमें आइगन फंक्शन चाहिए, और पहले ही बोला था आइगन फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलो आइगन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था वेव फंक्शन। आइगन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा, डिफरेंशियल का हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइगन फंक्शन है। तो अगर इस साइन फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, देन विल गेट द थिंग। ठीक है, तो साइन को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा जा सकता है, तुम्हें पता होगा आई थिंक। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ है। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया साइन को, और इससे हमें पता पड़ा दिस साइन फंक्शन और द वेव फंक्शन फॉर दैट पार्टिकल ट्रैप्ड इन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स कैन बी रिटेन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। पहला ये और दूसरा ये, दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, तो दिस इज, अगर ये वेव फंक्शन की तरह से इसे ट्रीट करें, देन दिस विल बी अ वेव फंक्शन आइगन फंक्शन, और ये भी एक आइगन फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल है और आयोटा भी है, इसका मतलब ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, साइन भी वेव को रिप्रेजेंट करता था, इसका मतलब वी कैन ट्रीट दिस एज अ वेव फंक्शन। और पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस रिवर्स डायरेक्शन में। तो जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होता है तब ये वेव फंक्शन होता है, नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है तब ये वेव फंक्शन होता है। और दोनों को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, साइन प्लस और साइन माइनस, तो और जहाँ पे ये साइन प्लस हो और ये साइन माइनस हो, तो वी गॉट टू आइगन फंक्शंस फॉर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक, और ये दोनों दो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हैं, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और दोनों के लिए चलो मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम ऑपरेटर है, इसे सिंपली ऑपरेट कराते हैं। चलो पहले इसमें ऑपरेट कराते हैं। ठीक, इस पे ऑपरेट कराएंगे तो साय, ये पी को साय से ऑपरेट कराया, डिफरेंशियल किया एक बार। ठीक, और माइनस आयोटा एच बार से मल्टीप्लाई किया। ठीक, जब डिफरेंशियल करेंगे ये वाला फंक्शन, ठीक, तो शेप तो सेम रहेगी, बस बाहर आ जाएगा आयोटा एन पाई बाय एल। ठीक है, आयोटा एन पाई बाय एल, और ये सब तो सेम। ठीक, आयोटा से आयोटा और प्लस, और ये माइनस भी, ये तो सारे कैंसिल हो गए। ठीक,
तो n पाई, तो ये बचेगा दिस थिंग p प्लस, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है पार्टिकल, p प्लस इक्वल टू n पाई h बार बाय l। इसी तरह से अगर इसमें ऑपरेट कराएंगे देन p psi इक्वल टू सिंपली डिफ्रेक्शन मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा h बार, और कुछ चीज एक्सट्रैक्ट हुई माइनस के साथ, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, वी गॉट दिस थिंग। तो पॉजिटिव मोमेंटम नेगेटिव मोमेंटम दोनों सेम है, द एवरेज विल बी 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास आइगन फंक्शन हो तो किस तरह से ऑपरेट कराएंगे, किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस विल बी द आइगन वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये अब हमने देख लिया है एग्जांपल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर ये लास्ट प्रोडक्ट कैसे है n pi h by l? अच्छा ये देखो, ये p psi इक्वल टू समथिंग इनटू psi, इसका मतलब ये जो समथिंग है यही वैल्यू होगी p की। आइगन वैल्यू इक्वेशन में हमने यही देखा था कि ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन आइगन फंक्शन विल गिव यू आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द सेम ऑपरेटर। तो आइगन वैल्यू क्या है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, बस ये वाली वैल्यू। यस ऐसे ही यहाँ पर तो हमेशा ऐसे ही करते हैं किसी भी केस में। ठीक है, जो ये फंक्शन है, फंक्शन अगर सेम हो तो फंक्शन के अलावा जो बाकी बचा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और बताओ, और कुछ तो नहीं। चलो, तो एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अभी तक हमने बात की पोटेंशियल वेल के पार्टिकल के लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, दोनों तरफ एक एक वाल खड़ी हुई है, या फिर कुछ इनफाइनाइट पोटेंशियल है जिसे क्रॉस नहीं कर सकता है पार्टिकल, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अगर दूसरी सिचुएशन हो कि पार्टिकल की एनर्जी है कुछ, उस एनर्जी से मूव कर रहा है और सामने एक बैरियर आ गया, ठीक है, और उस बैरियर का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, मींस उसे क्रॉस करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो उसके पास जितनी एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी, तो क्लासिकली वो इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो दिस रीजन, बैरियर रीजन इज नोन एज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, इसके अंदर नहीं जा सकता पार्टिकल। ठीक है, इसे टकरा के हाँ डेफिनेटली वापस आ सकता है। ठीक है, क्लासिकली। तो अब हमें मालूम करना है क्वांटम मैकेनिकली कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, इस फंक्शन को कैसे ट्रीट करें इस प्रॉब्लम को। अच्छा, इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पर पोटेंशियल इज 0, यहाँ पर पोटेंशियल इज फाइनाइट विच इज u नॉट, और यहाँ पर थर्ड रीजन वहाँ पर पोटेंशियल इज अगेन 0। So v equal to 0 when x is less than or equal to 0 or greater than or equal to L, and v is u naught when x is greater than 0 and less than L। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो कैसे करें, पहले हम कर चुके हैं ऐसा। हमें ये तीन रीजन्स हैं हमारे पास, psi1 psi2 एंड psi3, इन तीनों को फाइंड करना है। इनके फाइंड करने का तरीका है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और इन दोनों के लिए भी लिखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अगर लिखते हैं तो दैट विल बी दिस, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन नॉर्मली। ठीक, यहाँ के लिए अगर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तो v इज 0 और e इज सिंपली e, तो v को 0 कर देंगे, तो दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन तो वैसी बन रही है जैसे कि पार्टिकल इन बॉक्स में पार्टिकल के अंदर की इक्वेशन थी, जिसमें इसे हमने स्क्वायर ऑफ के ले लिया था। ठीक है, अच्छा psi2 कैसी बनेगी, तो वहाँ पे v इज दिस, v इज u नॉट, तो दिस इज द इक्वेशन जहाँ पे u नॉट इज ग्रेटर देन e, और थर्ड रीजन में दिस इज द इक्वेशन। तो थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन वाली जो इक्वेशंस हैं वो तो सिमिलर हैं वैसे ही जैसे कि पार्टिकल इन बॉक्स के केस में थी। ठीक है, जहाँ पर इसे हमने के स्क्वायर ले लिया था। अच्छा, इसे भी अगर हम किसी का स्क्वायर ले लें तो ये भी आसान हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं 2me बाय h बार स्क्वायर को k1 स्क्वायर ले लेते हैं, इसे k2 ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसे k1 लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा इक्वेशन तो वैसे ही सॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम है, इसे किसी का स्क्वायर तो ले ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि u इज ग्रेटर देन e और ये फंक्शन इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक, तो नेगेटिव तो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो तरीका है, तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा u नॉट माइनस ई, तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और तब इसे किसी का स्क्वायर ले सकते हैं। इसे ले लेते हैं k2 का स्क्वायर। तो इसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सॉल्व हो सकती हैं और उनसे वेव फंक्शन बनेगा psi1 इक्वल टू
a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x प्लस b माइनस आयोटा k1। साइन और कॉस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, पार्टिकुलर बॉक्स में साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा था, लेकिन बाद में हमें मालूम भी पड़ गया था कि साइन और कॉस के फॉर्म में वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे अगर, तो मोमेंटम वाला जो ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए ये आइगन फंक्शन बन जाएगा। तो चलो इस बार से हम एक्सपोनेंशियल टर्म में, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, एक बार चेक कर लेना, इसे इसमें पुट करके देखना और तब देखना ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर k1 होगा √2m(e/h²). ठीक है, इसी तरह से psi2 को भी लिखा जा सकता है। दीज आर द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ही डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें k1 तो सेम ही है, तो psi2 विल बी, वो psi3 विल बी अगेन सम डिफरेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय सेम थिंग प्लस डिफरेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या करें, इसे सिंपली यूज नहीं कर सकते इस तरह से, इसके लिए चलो k2 लिख देते हैं। पहले तो इसे लिखा है इस तरह से, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाएगा, और ये इक्वेशन इसमें आयोटा नहीं आएगा। आयोटा केवल तब आता है जब यहाँ पॉजिटिव हो, जब नेगेटिव होगा यहाँ पर तो आयोटा ना आकर और बाकी सारी चीजें रहेंगी। तो psi2 विल बी दिस कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल k2x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस k2x, आयोटा नहीं रहा। ठीक है, अगर तुमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हो मैथमेटिक्स में तब तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद होगा क्लियर जब सीखो। ठीक है, मुझे लगता है मैथमेटिक्स में तुम्हारे सिलेबस में आना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज Schrödinger equations where psi1 is wave function of that particle in this region, psi2 in this region, psi3 in this region। ठीक है, अच्छा इससे एक बात ये मालूम पड़ रही है कि psi3 इस रीजन में जीरो तो नहीं है, प्रोवाइडेड कि f और g ये दोनों जीरो ना हो। ठीक, psi2 यहाँ पर है, ठीक है, ये भी जीरो नहीं है, प्रोवाइडेड c और d जीरो ना हो। अच्छा ये जो फंक्शन है ये वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये भी वेव को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स द वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब इनकमिंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल को। और ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है उस पार्टिकल को जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, psi1 की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा उस पार्टिकल को जो यहाँ पे आके टकरा कर वापस चलने लगा। तो इन दोनों का तो ये मतलब है। तो चलो थोड़ा आगे देखते हैं। तो सपोज पार्टिकल यहाँ था और वो इसकी तरफ आ रहा था, बैरियर की तरफ, एनर्जी ये है, जितनी एनर्जी क्लासिकली ये क्रॉस नहीं कर सकता है। तो जब ये पार्टिकल आगे की तरफ आ रहा है तब इसका वेव फंक्शन है दिस। ठीक, रिटर्न कर रहा है जब टकरा कर तब वेव फंक्शन है दिस इज psi1 प्लस, दिस इज psi1 माइनस। इज इट क्लियर? ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया था पार्टिकुलर बॉक्स के केस में भी। अच्छा अब अगर psi2 की बात करें तो psi2 यहाँ पर है कहीं। चलो इसके बारे में ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है देखेंगे अभी थोड़ी देर। पहले psi3 की बात कर लेते हैं। तो psi3 इज दिस, ठीक है, और इसमें इसी की तरह से psi1 की तरह से ही फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस तरफ जाने वाला पार्टिकल, और दिस रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल व्हिच इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन हमने तो पार्टिकल यहाँ से इंसिडेंट कराया था सबसे पहले, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तब तो वेव फंक्शंस हो गए। अब अगर क्रॉस भी कर लिया इसने किसी तरह से तो पार्टिकल केवल पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही जा सकता है, नेगेटिव की तरफ तो आएगा नहीं। इसका मतलब इसमें से ये वाला पार्ट नहीं होगा, जी विल सरली विद जीरो, तो जीरो है। ठीक है, तो psi3 में केवल एक ही फंक्शन है दिस, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है? ना हो क्लियर तो रोकना होगा। अच्छा अब बात करते हैं psi2 की। psi2 में दो पार्ट्स हैं और इन दोनों ही वेव फंक्शन वेव फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि आयोटा नहीं है एक्सपोनेंशियल में, हमने बहुत पहले भी बात की है। ठीक है, अगर आयोटा नहीं है तो या तो ये केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा। तो इनमें से ये वाला फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ती है बढ़ता जाता है। तो अगर psi2 में ये वाला पार्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इसके कारण लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर, इसके बाद जैसे ही आगे आएंगे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आगे आएंगे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जितने पार्टिकल यहाँ हैं उससे ज़्यादा पार्टिकल यहाँ, ऐसा तो नहीं होगा।
अगर हम पूरी बीम ऑफ पार्टिकल छोड़ें, इंसिडेंट कराएं, तो कुछ पार्टिकल हो सकता है टकरा के वापस चले जाएं, कुछ हो सकता है यहाँ तक पहुँच पाए, कुछ हो सकता है यहाँ तक पहुँच पाए, कुछ हो सकता है यहाँ तक पहुँच पाए। तो जितने पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँचे उनका नंबर डेफिनेटली ज़्यादा होगा जितने पार्टिकल यहाँ पहुँचे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग फंक्शन होगी, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट इसमें नहीं हो सकता, ठीक है, सी विल बी 0। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये इंक्रीज वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ये वेव फंक्शन इसमें हुआ तो प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल धीरे लगातार कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ये तो पार्टिकल ये वाला वेव फंक्शन तो साइड 2 में होगा, ये वाला नहीं होगा, सी विल बी 0 एंड टी विल बी नॉन 0। बताओ ये मैंने जो बोला ये क्लियर है या नहीं? सर रिपीट कर दो। देखो कहाँ से, साइवन से। हाँ जी। देखो साइवन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं वेव्स के फॉर्म में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली वेव और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली वेव। तो अगर कुछ पार्टिकल्स यहाँ थे और वो आकर इंसिडेंट करते हैं इस पोटेंशियल बैरियर पर, तो कुछ पार्टिकल आके टकराएंगे जिसमें वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे होंगे, तब उसका वेव फंक्शन होगा ये, जिसे हमने साइवन प्लस से रिप्रेजेंट किया, और उनमें से कुछ पार्टिकल टकरा कर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, तब जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो ये होगा, इसे हमने साइवन माइनस से रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब इस रीजन में तो ये दोनों ही वेव फंक्शन होंगे, साइवन के दोनों पार्ट। साइड 3 के लिए हमने देखा कि अगर कुछ पार्टिकल इसे क्रॉस कर भी जाएं तो भी पार्टिकल क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ भी जा रहे होंगे, रिवर्स तो आ नहीं रहे होंगे। इसका मतलब इसमें इस वाले साइड 3 में कोई भी वेव फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली वेव को रिप्रेजेंट करे, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा, जी विल बी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में जब पार्टिकल्स इसमें टकराएंगे और सपोज वो इसके अंदर एंटर कर दें, तो एंटर करने पर कुछ पार्टिकल हो सकता है यहीं तक रुक जाएं, कुछ आगे तक बढ़े, तो जो भी आगे जाएंगे वो पार्टिकल्स कम होंगे, यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उसके अगले वाले रीजन में पार्टिकल कम होंगे, अगले वाले रीजन में और भी कम होंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता जाएगा या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स टू फाइंड एट एनी रीजन विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब साइड 2 विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब देखते हैं साइड 2 के तो दो पार्ट थे, इनमें से एक पार्ट था इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा था डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसा कि हमें पता है साइड 2 विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो केवल डी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, सी विल बी 0। तो सी और जी ये दोनों 0 हो जाए, केवल हमारे पास साइड 2 में ये डी वाला फंक्शन होगा और साइड 3 में एफ वाला फंक्शन होगा, साइड 1 में ही दोनों होगा, ठीक है। ये इधर ठीक क्लियर? है सर। अच्छा, यस। अब इससे एक बात और क्लियर होती है, वो ये क्लासिकली पार्टिकल इसे क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वी सी दैट वी गेट अ वेव फंक्शन एट दिस साइड। इसका मतलब पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली इसे क्रॉस कर सकता है, इवन इसके अंदर भी हो सकता है पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली, ठीक। तो यहाँ पर पहुंचा, लेकिन इसके पहुंचने की एनर्जी तो थी नहीं, कैसे पहुंचा? ऊपर से जंप तो नहीं लगाई क्योंकि एनर्जी नहीं थी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टनलिंग। द पार्टिकल कैन टनल थ्रू अ बैरियर विच दैट पार्टिकल कुड नॉट क्रॉस क्लासिकली, ठीक है। तो टनलिंग, और टनलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ पार्टिकल तो रिफ्लेक्ट भी हुए हैं, कुछ इसके अंदर भी रुक गए, ठीक है। तो इसके प्रोबेबिलिटी जो अगर निकालें दैट विल सर्टनली बी लेस देन 1, सारे पार्टिकल तो टनल नहीं करेंगे, ठीक है। और वो टनलिंग की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी कि यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब साई 3 का स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल, और टनलिंग प्रोबेबिलिटी इज साई 3 स्क्वायर, ठीक है। So this phenomena is known as tunneling, and tunneling probability is square of this thing. तो f को तो अभी पता नहीं है हमें, तो हम ऐसा करते हैं टनलिंग प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग रखते हैं, वो दिस थिंग, यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर को तो हमने इस प्रोबेबिलिटी के साइन में रख दिया, और इसका स्क्वायर इज एक्सपोनेंशियल -2k2l, वेयर k2 इज व्हाट, k2 इज दिस थिंग, L is length of width of this potential barrier, ठीक है। तो बस यही एक्सप्रेशन याद रखना, अगर ये
सब याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, हालांकि रखोगे याद तो इसे फाइंड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। सिंपल लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स का यूज किया है फिलहाल तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है टोटल प्रॉब्लम, ये टनलिंग वाली प्रॉब्लम कि एक पार्टिकल है, एक क्लासिकली फॉर्मेबल रीजन आ गया, मीन्स बैरियर आ गया। अब हमारे पास और तरीका क्या है कि यहाँ पर तो हमारे पास पूरी पूरी वेव फंक्शन होता है, सारे सारे बीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे इसके अंदर की बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लगते हैं और ये ऑसिलेटिंग वेव फंक्शन नहीं होता, और आगे आकर फिर से ऑसिलेटिंग वेव फंक्शन बन जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये अगेन साइनसॉइडल फंक्शन है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी k1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ एनर्जी k1 है, यहाँ पर भी एनर्जी k1 है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है, प्रोबेबिलिटी कम हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ उतनी ही फ्रीक्वेंसी, ठीक, या फिर जितनी एनर्जी ऑफ पार्टिकल यहाँ उतनी ही एनर्जी ऑफ पार्टिकल। और टनलिंग की प्रोबेबिलिटी इज दिस थिंग वेयर k2 इज, ठीक है। सो दिस इज होल प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकल एनकाउंटरिंग अ पोटेंशियल बैरियर और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। टनलिंग कुछ ऐसी है कि सपोज ये कोई ट्रॉली थी और हिल की तरफ चल रही थी और यहाँ से उसे केवल धक्का दे दिया गया, ठीक, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो क्लासिकली वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ तक आ सकती है, बशर्ते कि फ्रैक्शन 0 हो, उसके बाद यहाँ तक आ सकती है, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ये ट्रैप होनी चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के थ्रू वो हो सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि जिससे कि वो यहाँ से टर्न करके यहाँ पर भी आए, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन है, अगर अगर क्लासिकल पिक्चर थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि पोटेंशियल बैरियर प्रोवाइड करा रहा था, इलेक्ट्रॉन इसमें जाके टकरा के वापस ही आएगा, टनल नहीं कर सकता क्लासिकली। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्टिकल नहीं है, वो तो वेव 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 फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि वो टकराए यहाँ जाकर और उसका कुछ पार्ट टनल भी हो जाए, ठीक है। तो बताओ, क्लियर है? एक काम करना, सर जब एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास तो हाँ, पोटेंशियल बैरियर पार कैसे इतनी कर रहा एनर्जी हो? नहीं है, लेकिन फिर भी देयर आर सम प्रोबेबिलिटी, देयर इज लेस, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, कुछ मिलियंस में एक प्रोबेबिलिटी, मिलियन टाइम्स अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उनमें से एक प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि वो टनल कर सकता है एनर्जी कम होने के बाद भी। यही फिनोमेना है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो इसे क्लासिकल मैकेनिक्स से ड्रास्टिकली डिफरेंट चेंज करता है, अलग रखता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, इसके क्या कहते हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। और उसी के बेस पर एक माइक्रोस्कोप भी है जो डेवलप की गई है और उसका यूज करते हैं लैब्स में, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, ठीक है। और वही टनलिंग का फिनोमेना ही है जिसके कारण पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन नहीं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, आई थिंक, सही है ना, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में से डिके करते हैं, न्यूक्लियस डिके होता है रेडियो एक्टिव डिके में, तो मींस, और इससे पहले हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकते, तो हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन जहां पर है ही नहीं वहां से निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का फिनोमेना आता है, ठीक है। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बीटा पार्टिकल डिके को, हालांकि यहाँ पे हम करेंगे नहीं, तुम पढ़ना अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़ना कभी, ठीक है। तो बताओ, तो आज का टॉपिक रखते हैं हम यहाँ तक, और कल फ्राइडे को सुबह क्लियर कंप्लीट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, दैट इज STM।